आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं अनिल सर का पुराना स्टूडेंट हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन एमटेक है। मैंने एमटेक विलेसाई डिज़ाइन में एनआईटी जयपुर से कर रखी है। और आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और इसके कारण जो पावर फैक्टर जनरेट होता है उसका। ये तो अभी अपन देखते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अपना अभी टारगेट है, अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अपन लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अभी अपन मानते हैं कि अपना वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी। V0 साइन ओमेगा टी ये एक AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज है तो ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ओमेगा ओमेगा यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक, V0 साइन ओमेगा टी। अगर इसकी अपन वेवफॉर्म देखें तो इसकी वेवफॉर्म ऐसी रहती है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म रहती है। तो इसका जो मध्यावस्था से जो मैक्सिमम विस्थापन होता है, जो V0 है, इसको अपन आयाम कहते हैं। ठीक है, ये V0 रहता है, ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज रहता है। मध्यावस्था से जो मैक्सिमम विस्थापन है इसको अपन आयाम कहते हैं। अभी अपन ये मानते हैं कि सर्किट में करंट आई फ्लो कर रही है। कोई भी सर्किट हो उसमें हमेशा KVL और KCL दो थ्योरम है जो हमेशा अप्लाई होती है। तो उन दोनों का ये कहना है कि एक क्लोज लूप में, मतलब KVL का ये कहना है कि एक क्लोज लूप में अगर अपन सब वोल्टेज का सम करें, एक क्लोज लूप में अगर सभी वोल्टेज का अपन सम करें तो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो अभी अपन इसमें KVL लगाते हैं। तो अपन इस साइड से KVL लगाना शुरू करते हैं। इस साइड से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या, बैटरी आएगी और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अपन अप्रोच कर रहे हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अपन अप्रोच कर रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, -V। फिर अपन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब करंट डायरेक्शन में अपन रेजिस्टेंस पे आते हैं तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, IR, रेजिस्टेंस के केस में तो ये प्लस का निशान आएगा। अपन ये मान लेते हैं एक बार इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VR है, VR = 0। ये KVL का रूल है कि किसी भी क्लोज लूप में अगर सभी वोल्टेज का सम किया जाए तो वो 0 रहेगा। तो अपनों ने ये थ्योरम लगा दी यहाँ पे। ठीक है, अभी अपन VR की वैल्यू रख लेंगे। VR की वैल्यू क्या है, I × R। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं IR = V। ठीक, तो I = V/R। और ये V क्या है, ये अप्लाइड वोल्टेज है तो अपन यहाँ V की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जैसे V0 अपन मैक्सिमम वोल्टेज है, V0 मैक्सिमम वोल्टेज है, वैसे V0 / R क्या होगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। तो अगर अपन इन दोनों वेव फॉर्म को कंपेयर करें, वेव फॉर्म 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो यहाँ पे दोनों में देखो इधर भी साइन ओमेगा टी है, इधर भी साइन ओमेगा टी है। ठीक, तो कि वोल्ट मतलब अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है तो वो रेजिस्टेंस और जो अप्लाइड वोल्टेज उसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, उसके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। दो इधर भी ओमेगा टी है और इधर भी ओमेगा टी है। तो अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट आई फ्लो कर रही है तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अगर फेजर डायग्राम बनाए तो डायरेक्ट बन जाएगा कि वोल्टेज जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट है, वोल्टेज जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। अगर इसको वेव फॉर्म के रूप में यहाँ पे अगर अपन दर्शाना चाहें तो ये सेम स्टार्ट होगी, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, फेज डिफरेंस है नहीं इसमें। अपन अभी मान लेते हैं कि करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, वोल्टेज से करंट का एम्पलीट्यूड कम है, तो इसको अपन ने कम दिखा दिया। इस प्रकार ये अपन साइनोसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने ये अभी इससे अपना कंक्लूजन ये निकला कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको अपन एक बार यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं, VI। ये हो गया अपना प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब अपन देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब उस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, 1 2 3 जितनी भी सिर्फ रेजिस्टेंस हो, वो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट।
तो अभी अपन प्योर इंडक्टिव सर्किट देखते हैं। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी अपन दोबारा वही करेंगे। इसमें क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। अभी भी अपन वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन ही निकालेंगे। ये एक इंडक्टर है, ठीक है। इंडक्टर क्या है, एक कोयल रहता है, मतलब बहुत सारी कोयल रहता है, उसका एक लूप रहता है। मतलब आप प्रैक्टिकल देखना चाहो तो स्प्रिंग जैसा दिखाई देता है, जैसे अपना स्प्रिंग रहता है वैसे दिखाई देता है। तो अपन ने पीछे फेराडेज लॉ पढ़े थे, उसमें अपनों ने क्या देखा था कि जैसे ये कोयल है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। किसी भी कोयल में अगर करंट, किसी भी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके कारण उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसके पास जो पास में कोई रखी रहेगी। जैसे एक प्रकार रिपीट कर देता हूँ एक बार में। फैराडे लॉ में अपने देखा था कि अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें क्लोज्ड कोयल है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और क्लोज कोयल है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो इस क्लोज कोयल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो करेगी। तो अभी अपन ये कोयल, ये क्या इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या है, ये पहली कोयल, ये दूसरी कोयल, ये तीसरी कोयल, चौथी कोयल, ये कोयल ही है, कोयल का एक पेड़ ही है। तो अपन अभी देखते हैं कि ये अपना पहली कोयल है, इसमें करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो के कारण इसमें क्या हुआ, या मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट हो जाएगा, और अगली भी इसके पास में ये कोयल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस कोयल पे रहेगा। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका इम्पैक्ट इस बगल वाली कोयल पे रहेगा, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट बन जाएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज्ड कोयल है, ये दूसरी क्लोज्ड कोयल मिल गई अपने को, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो क्लोज्ड कोयल क्या करेगी, इसमें करंट इंड्यूस्ड करेगी। क्लोज्ड कोयल क्या करती है, इसमें करंट इंड्यूस्ड करती है, और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस करंट के अपोजिट होगी। उस करंट की डायरेक्शन इस करंट के अपोजिट होगी, ठीक है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जब भी इंडक्टर को अपन सप्लाई पे लगाते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस होने के रीजन अपने को फैराडेज लॉ से समझ आता है, क्योंकि हर कोयल में क्या करंट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो अपने बगल वाली कोयल को इफेक्ट, ठीक है। तो इसे अपन समझ सकते हैं कि इंडक्टर को जब भी सप्लाई पे लगाते हैं उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, L/di/dt। इसके कारण जो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होता है, L/di/dt। तो अपन इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इंडक्टर है, इंडक्टर के चारों तरफ जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा, L/di/dt। यहाँ पे वापस केवीएल लगाते हैं, इस पे वापस केवीएल लगाते हैं जो पहले लगाई थी। तो इस डायरेक्शन से अपन चलना शुरू करते हैं। पहले क्या है, माइनस टर्मिनल आता है, तो अपन लिखेंगे -v। उसके बाद अपन करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L/di/dt। एक बार VL लिख लेते हैं अपन इसको, VL = 0। अभी VL की वैल्यू अपन रिप्लेस कर देते हैं, -v प्लस L/di/dt। L/di/dt = 0। तो इससे अपने पास क्या आएगा, L/di/dt = v, और v की वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना L/di/dt = v0 sin ωt, ठीक है। यहाँ से अपने को अगर अपने को करंट निकालनी है तो di =
V0 डिवाइडेड बाई L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक, तो ये डी आई कंपोनेंट है, मतलब करंट में जो स्मॉल टाइम के लिए जो वेरिएशन हो रहा है वो अपने को पूरी करंट निकालनी है। तो इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, और इंटीग्रेशन में अपने को ये पता है कि अपन साइन थीटा का अगर इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है माइनस कोस थीटा। तो वो चीज़ अभी अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या हो जाएगा, आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आई हो जाएगा। इधर अब इंटीग्रेशन करेंगे तो V0 बाई एल तो कांस्टेंट है, तो V0 बाई एल तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किससे होगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का क्या लिखेंगे, माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इस कोस साइन के अंदर क्या था, एक ओमेगा टी भी है, टी के साथ में क्या है, ओमेगा भी है। ठीक है, और इंटीग्रेशन एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं, डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू माइनस V0 ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसको अगर अपन जैसे अपन पिछले रजिस्टिव सर्किट में देखा था, इसको अपन ने किससे कर दिया, I0 से डिनोट कर दिया था। अगर इसको अपन I0 से डिनोट कर देते हैं, I0 इंटू कोस ओमेगा टी, आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू I0 कोस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है, अपना जो वोल्टेज है वो साइन की टर्म में अपने पास। ठीक है, तो अपन इसको भी साइन के टर्म में बदल लेंगे, इसको भी साइन की टर्म में बदल लेंगे। तो अपने को ये पता है कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, पर यहाँ पे अपने क्या है, ओमेगा टी पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अभी जो अपन इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों में पाई बाई टू फेज डिफरेंस है। ये क्या ओमेगा टी पे है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पे है। तो माइनस पाई बाई टू पे मतलब जो भी अपना एंगल है उसमें पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे करंट क्या लैग कर रही है, करंट वोल्टेज के कंपेयर में लैग कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे जब अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो अपन क्या बनाएंगे, V अपन ने इस डायरेक्शन में जा रहा है, V दी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो I क्या होगा, I की डायरेक्शन ये रहेगी, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। ठीक, तो इसको वेव फॉर्म में एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगर अभी अपन वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओमेगा टी है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया अपनों ने। ठीक है, अब ये करते हैं, करंट में भी क्या पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, इस वाले से पता चल रहा अपने को पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। तो करंट क्या कहीं यहीं से स्टार्ट होगी, तो मतलब क्या वो पाई बाई टू पे जीरो होगी। वोल्टेज के जीरो पे जीरो हो रहा था, वोल्टेज के जीरो पे जीरो हो रहा है, पर करंट के पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। तो करंट किस पाई बाई टू पे जीरो होगी, करंट किस पाई बाई टू पे जीरो होगी,
फिर इसके 3π/2 भी 0 होगी, फिर आ गया 5π/2 भी 0 होगी। तो ये ऊपर V है, ये करंट है और ये वोल्टेज है। वोल्टेज और करंट के बीच में अगर वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन देखें तो अपन वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा, इन दोनों में π/2 का डिफरेंस है। फेजर डायग्राम अपनों ने अभी यहाँ बना रखा है। तो इसमें अपनों ने देखा जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर है। अभी अपन देखते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होता है। तो अभी तक अपन क्या देख चुके हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये दोनों का फेजर डायग्राम बना रखा अपनों ने। अभी अपन देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अभी हम देख रहे हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या करें, सिर्फ कैपेसिटर रहेगा उसमें। ये अपना कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे अपन वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। ये कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है, और इसके चारों तरफ जब भी कैपेसिटर को वोल्टेज सप्लाई पे लगाते हैं तो उसके चारों तरफ एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो उसको अभी हम क्या करें, Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैपेसिटर के लिए अपन को पता है कि कैपेसिटर अभी अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज Vc है, तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जो चार्ज रहता है Q = CV होता है, ये कैपेसिटर के केस में होता है। तो यहाँ पे C क्या है, Vc है। तो हम अगर यहाँ पे Vc की वैल्यू देखें तो Vc की वैल्यू है Q/C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे फिर से अपन KVL ही लगाएंगे। अगर इस पे दोबारा से अपन KVL लगाते हैं तो इसमें आता है -V, ये करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं अपन। ये नेगेटिव टर्मिनल सबसे पहले मिला अपने को, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला तो -V। उसके बाद अपन यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे अपने को क्या मिला है, ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, Vc = 0। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी से Vc की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, Q/C। Vc की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, Q/C। इससे इस इक्वेशन से ही निकल सकता है Q = Vc। इसको V को इधर पक्षांतरण कर दिया अपनों ने, फिर इस C से मल्टीप्लाई कर दिया, Q = Vc। यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, V0 sin ωt, V0 sin ωt। तो अपन Q = V0 sin ωt × C। और अपन ये भी अब हम लोगों को पता है कि करंट I क्या होता है, dQ/dt। मतलब करंट क्या है, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें जो चेंज की रेट होती है उसको करंट कहते हैं। करंट I = dQ/dt। तो इससे अपने को करंट निकालनी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन। इसका अपन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dQ/dt = V0 sin ωt × C। सॉरी, हाँ इधर भी ये Q का डिफ्रेंशिएशन कर दिया इस वाले पार्ट का, तो इधर भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को। V0C sin ωt। और ये अपने को पता है कि साइन थीटा जो रहता है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, कोस थीटा। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे लगाएंगे तो अपने पास dQ/dt के करंट, तो इसको अपन I से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, V0C कांस्टेंट है। sin ωt का
अपन डिफरेंशिएशन करेगा क्या कोस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करे थे, टी में, तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में रहता है। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, V0 ओमेगा सी इनको कोस ओमेगा टी, इसको आगे अपन क्या लिख सकते हैं, I0 कोस ओमेगा टी, और कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, ये साइन में बदलेंगे क्योंकि ये साइन अपने पास में, साइन, इसको ओमेगा टी रखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक। तो भी अपने करंट क्या, आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, वो जो वोल्टेज अपन लेके चले थे वो क्या था, V0 साइन ओमेगा टी, करंट हो गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दोनों में क्या हो गया, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ गया। तो इसमें क्या है, ये प्लस पाई बाई 2 है, प्लस पाई बाई 2 मतलब करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है। तो जब अपन कैपेसिटर के केस में जब अपन फेजर डायग्राम बनाएंगे तो अपना वोल्टेज इधर रहेगा और करंट इधर रहेगा, करंट इसमें लीड कर रही है। और इस इक्वेशन से एक चीज़ और अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस चीज़ को अपनों ने I0 रिप्रेजेंट किया था, इस चीज़ को अपनों ने I0 रिप्रेजेंट किया है, I0 इक्वल टू अपन लिखते हैं V ओमेगा सी। अगर इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में वजह से बदलना चाहिए, अपन ऐसे मानते हैं V I इक्वल टू V बाई आर, आर का अपन डिवाइड करते हैं, तो अपने को पता है कि करंट क्या है V बाई आर। अगर इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, V0 डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा सी को एक प्रकार रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, XC मान लेंगे, ठीक। तो XC क्या होगा, इस कैपेसिटेंस के कारण जो रेजिस्टेंस पैदा होगा, XC यहाँ पे क्या है, इस कैपेसिटेंस के कारण जो सर्किट में रेजिस्टेंस पैदा होगा उसकी वैल्यू है, ठीक है। इसको अपन रिएक्टेंस कहते हैं, मतलब जैसे R के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, R के रेजिस्टेंस के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो इंडक्टिव सर्किट है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटेंस के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको रिएक्टेंस कहते हैं। तो XC की वैल्यू क्या रहेगी, 1 बाई ओमेगा सी, XC क्या है 1 बाई ओमेगा सी। जो इंडक्टर था इस केस में अपना XL क्या था, आया था ओमेगा इंटू एल। इंडक्टर के केस में XL क्या था, ओमेगा इंटू एल। तो इससे अपन एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि XC है, जब पहली बार कैपेसिटेंस को अपने सर्किट में लगाया तो ओमेगा क्या है, सडन चेंज होगा, ओमेगा 0 से कुछ एक वैल्यू अचीव कर रहा होगा, ओमेगा 0 से एक वैल्यू अचीव कर रहा होगा तो एक प्रकार से इनफाइनाइट के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है, सडन चेंज होगी, इनफाइनाइट के रूप में आ जाएगा, तो XC क्या आएगा 0। तो किसी भी सर्किट में इनिशियल केस में जो कैपेसिटर रहता है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, और थोड़े टाइम के बाद में जब ओमेगा की वैल्यू स्टेबल हो जाती है तो आइडियली कैपेसिटर के एज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, सर्किट में बाद में के ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसकी तरफ क्या है, चारों तरफ एक चार्ज स्टोर हो जाता है। चार्ज स्टोर होने के बाद में क्या, ये कि एक बैटरी जैसा ही बन जाता है, चार्ज स्टोर हो जाता है, एक बैटरी बन जाता है, यहाँ पे एक परमानेंट वोल्टेज आ जाता है VC, ठीक। तो अपन ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब कैपेसिटेंस सर्किट में शुरू में लगा रहता है, शुरू में कैपेसिटेंस सर्किट में एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट बिहेव क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे डाउन में है, ओमेगा क्या होगा, सडनली एकदम 0 से कुछ वैल्यू अचीव करेगा तो इसका चेंज के ऊपर से इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया तो XC इक्वल टू 0 आ जाएगा। वही इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर में ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जब शुरू में स्टार्टिंग में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये ओमेगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो XL क्या है, XL इनफाइनाइट हो जाएगा, XL इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इंडक्टर क्या है,
किसी सर्किट में जो शुरू में अपन लगाते हैं जो ओपन सर्किट बिहेव करता है। इंडक्टर शुरू में एज ओपन सर्किट बिहेव करता है और कैपेसिटेंस क्या शुरू में एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, सर्किट में लगने के बाद लेटर ऑन ये दोनों ही अपनी पोजीशन, इन दोनों में जो चेंज होता है उसका अपोज करते हैं। सर्किट में एक बार सर्किट शुरू होने के बाद में ये दोनों ही अपनी पोजीशन का अपोज कर दें। इसको अपन एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले अपन कैपेसिटर का एग्जांपल लेते हैं कि कैपेसिटर अपना सर्किट में लगा हुआ था। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये कैपेसिटर अपना सर्किट में लगा हुआ है, इस पर एक चार्ज स्टोर हो गया, इस पर एक चार्ज स्टोर हो गया। अब मान लो सप्लाई में कोई ऑब्जेक्शन आता है, सप्लाई में कोई अवरुद्ध आ जाता है, तो जैसे सप्लाई कंटिन्यूस नहीं रहती है, तो इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपना चार्ज रिलीज़ करना शुरू कर देगा। कैपेसिटर अपना चार्ज रिलीज़ करना शुरू कर देगा और इस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा, इस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। इसे अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। तो भी अपन ये कैपेसिटर का जो कंसेप्ट है वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से अपन ऐसे समझते हैं कि अपन ये मानते हैं कि ये पानी की पाइप है और ये पानी एक टैंक में इकट्ठा हो रहा है, पानी टैंक में इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे एक पाइप और है और इससे अपन बाहर फ्लो ले रहे हैं, बाहर अपना मान लो यहाँ पे अपना टब है, इसमें अपन पानी जा रहा है। ये वॉल बंद है, जैसे ये वॉल ओपन करेंगे अपन तो इस टैंक में क्या पानी स्टोर हो जाएगा। अब अपनों ने क्या ये वॉल भी ओपन कर दिया, अपने को इधर बाहर पानी मिलने लग गया। अभी किसी कारणवश मान लो ये पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जो इधर अपने को पानी सप्लाई मिल रही है थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पर अपने को यहाँ पे तो पानी मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा, जब तक इस टैंक में पानी है, जब तक इस टैंक में पानी है। सेम कैपेसिटर भी ऐसा करता है, कैपेसिटर में क्या चार्ज स्टोर रहता है, पर किसी कारणवश ये सप्लाई अवरुद्ध होती है, पर ये बाहर तो अपना क्या चार्ज रिलीज करना शुरू कर देगा, तो बाहर अपने को करंट मिलती रहेगी। सेम वैसे ही यहाँ पे अपने को पानी मिलता रहेगा। ठीक है, तो अपन इससे अपन इस वाले एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं कि ये कैपेसिटर किस प्रकार से अपने करंट को मेंटेन रखता है। अभी अपन देखते हैं कि इंडक्टर किस टाइप से अपनी करंट को मेंटेन रखता है। इंडक्टर केस में अपन ये ऐसे इंडक्टर रहता है, अपन देखते हैं काफ़ी सारी कॉइल लगी रहती है। अपन ये मान लेते हैं कि इसमें करंट आई फ्लो करना शुरू कर चुका है, इसमें करंट आई फ्लो करना शुरू कर चुका है, तो इन सब के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इन सब के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इन सब में एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो अपनों ने ये पहले अपन जो इससे पहले अपनों ने जो फैराडे लॉ पढ़ा था उसमें अपनों ने देखा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इनमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके कारण एक करंट फ्लो करती है। अब ये करंट आई एक कांस्टेंट लेवल अचीव कर चुकी है, इसमें लगातार फ्लो कर रही है, तो इनके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कांस्टेंट है। इनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी किसी कारणवश अगर अपनी सप्लाई में अवरुद्ध आता है तो ये करंट चेंज होगी, ये करंट चेंज होगी, तो यहाँ जो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका इफेक्ट इस पर आएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड कॉइल है, ये क्लोज्ड कॉइल है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ की डायरेक्शन उस चीज़ का अपोज करती है जिसके कारण उसका वो जनरेट हुई है। तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगी, वो करंट क्या है, इस करंट को सपोर्ट करेगी, क्योंकि करंट में जो परिवर्तन आ रहा है उसके कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, तो यहाँ पे जो करंट बनेगी उसका सपोर्ट करेगी, इसका सपोर्ट करेगी, तो अपने क्या इधर भी आई ही मिलेगा। तो अपन इस प्रकार देख सकते हैं कि बीच में थोड़ी देर सप्लाई अवरुद्ध होती है तब भी इंडक्टर में थोड़ी देर तक अपने को बाहर आई ही मिलता है, और सेम काम ये कैपेसिटर भी कर रहा था। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं जो इंडक्टिव सर्किट रहते हैं, इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो सर्किट रहते हैं वो अपने में जो चेंज हो रहा होता है उसका ऑब्जेक्शन करते हैं।